ये क्वेश्चन था शायद भाई कल जो हमने दिया था, आपको याद आ रहा है कुछ? मैंने नॉर्टन से आपसे बोला था, नॉर्टन थ्योरम लगा के आप क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस में करंट निकालेंगे, ठीक है। तो भाई नॉर्टन के लिए क्या करना है हमको, नॉर्टन के लिए क्या करना है हमको दोनों करंट सोर्सेज ऐड करने हैं। और ये वाला रेजिस्टेंस नहीं आएगा एक्चुअली, यहां पे ना आपको शॉर्टिंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पे बेटा अगर आप ISC निकालते हो तो ISC कितना आ गया, I1 प्लस I2। तो ना आप देखो इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना यार, J.5 और 0.8 एंगल 60, ये हो जाएगा ISC। अब इसके बाद आपके लिए RTH क्या होगा, RTH आपके लिए आएगा 5 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम डायरेक्टली। अब भाई यहां से नॉर्टन इक्विवेलेंट हमारे पास बन गया, ऐसे नॉर्टन इक्विवेलेंट आ गया ना, ये वाला तो काफी सिंपल एग्जांपल था। और अभी नितिन ने पूछा था शायद से, नहीं क्या नाम है, शशांक ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज होंगे तो क्या थेवेनिन नॉर्टन लग जाएगा? बेटा उसका थेवेनिन और नॉर्टन निकालने के लिए भी आपको सुपरपोजिशन लगेगा, यानी हर बार जब आप थेवेनिन के लिए निकालोगे, VTH या VOC निकालोगे, तो भी ओपन सर्किट करने के बावजूद एक एक सोर्स एट अ टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये IL कितना हो जाएगा, ISC इंटू 5/6, IL इज तो ये कितना आ जाएगा भाई, एक सेकेंड, ये डेल 0.33 प्लस J.994, यही बन रहा है भाई, यही बन रहा है, जल्दी से बताओ, ठीक है। थेवेनिन से ट्राई किया बट आंसर डिफरेंट आ रहा है। बेटा थेवेनिन से करने को कर तो सकते हो, थेवेनिन से होगा क्या ना, जब VTH निकालोगे तो ये ओपन करोगे ना 1 ओम, ये ओपन करोगे 1 ओम, तो ये दोनों करंट 5 ओम से चले जाएंगे, तो वैसे VTH निकलेगा। अच्छा उसका VTH RTH कैसे निकालते हैं विवेक, चिंता ना करो, अभी आगे आगे जब हमारे क्वेश्चंस भी आएंगे, अभी ना इस लेक्चर के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे AC के, तो उसके एग्जांपल्स आ जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, आपके सारे केस क्लियर हो जाएंगे। चलो अब आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं यार। आज का अपना टॉपिक क्या है भाई, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कुछ चीजें जो है ना विद टाइम, विद प्रोसेसेस, विद क्वेश्चंस क्लियर होती जाती हैं। अब देखो जैसे कल एक बच्चा परेशान था अजय कि भाई नोडल और मैश कैसे लगाना है,
अब देखो जब हमने क्वेश्चन में नोडल मेश लगाया तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर हो गई। केसीएल केवीएल में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा क्या, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट ही रहेगा, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो यार, डीसी में तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बहुत इजी था, ठीक है। डीसी में तो अभिनव बेटा अलग नहीं आएगा ना आंसर। आई नो कि इसमें करंट जाएगा I1 प्लस I2 इंटू 5, ठीक है। VTH अभी भी यही बन रहा है I1 प्लस I2 इंटू 5, और फिर आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे इसके करंट के लिए, तो I1 प्लस I2 इंटू 5/6 यही तो बना। चलो अब देखो यहां पे बेटा डीसी में तो ये थ्योरम काफी आसान थी क्योंकि वहां पे एक ही पावर होती है, दैट इज रियल पावर। लेकिन एसी के अंदर हमने 4 पावर डिफाइन की, रियल, रिएक्टिव, एपरेंट एंड कॉम्प्लेक्स। तो बात यह आती है सर जब आप मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हो तो ये कौन सी पावर लेके चल रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रियल पावर की। क्यों? क्योंकि रियल पावर इज एक्चुअली द यूजफुल पावर। तो जब हम बात करते हैं कि पावर को मैक्सिमाइज करना है तो उस पावर को मैक्सिमाइज करना है जो हमें काम आने वाली है, और वो कौन सी पावर है, वो पावर है आपकी रियल पावर। I1 माइनस I2, अच्छा ये मैंने डायरेक्शन उल्टे ले लिए हैं, मैंने डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, ओहो। I2 माइनस I1 है, इसीलिए आंसर मैच नहीं कर रहा मे बी, ठीक है। तो कितना आएगा, 0.4 प्लस J.4√3 माइनस J.5, ठीक है। हाँ माइनस लेना है ना, .4 प्लस J.1928। अब ये ISC हो गया, ISC इंटू 5/6 हो गया, J.16। अब ठीक है भाई अभिनव, वो हमने डायरेक्शन नहीं देखी करंट सोर्स की, डायरेक्टली ऐड कर दिया। चलो अब इस पे आ जाओ। तो सबसे पहला ये पॉइंट लिखना, इन एसी सर्किट्स वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द रियल पावर being delivered to the load, and hence maximum power transfer theorem is applied to real power। बिल्कुल सुशील, आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हो बेटा, कितने भी तरीकों से करो, आंसर हमेशा कंसिस्टेंट आना चाहिए। अब देखो मैं यहां पे क्या लेता हूं, आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हो, आप ये जानते हो एमपीटी के बारे में, बिफोर अप्लाइंग एमपीटी थ्योरम we need to determine Thevenin equivalent of system या of circuit across लोड, ठीक है।
हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है बेटा लोड के अक्रॉस का। अब इसके अलावा देखो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वी नीड सम काउंसलिंग। सो बेटा यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम एट SSGIIT और यू कैन मैसेज मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अब एक चीज मैंने और बताई थी, फॉर MPT टू बी अप्लाइड लोड रेजिस्टेंस या लोड इंपिडेंस मस्ट बी वेरिएबल। मैंने बताया था ना, मैंने एक क्वेश्चन भी आपको कराया था जहां पे लोड के अलावा कुछ और वेरिएबल था, तो वहां हमने ना थ्योरम से अप्रोच नहीं किया था, वहां हमने लॉजिक से सॉल्व किया था। याद है, बीच का एक रेजिस्टेंस वेरिएबल दे रखा था, उसको जीरो लेने पे मैक्सिमम पावर आ जाती है। गेट का क्वेश्चन था, हमने लगाया था, है ना। अब यहां पे देखो क्या होगा, पहले आप बना लोगे थेवेनिन इक्विवेलेंट। यहां ये तो एक फेजर क्वांटिटी हो गई भाई, ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं कि ZTH को इन जनरल ले लो बेटा। अब ये मत सोचना कि सर ऐसा बोल रहे हैं कि इंडक्टिव लेना है, नहीं। अगर कैपेसिटिव हुआ तो बीच में माइनस आ जाएगा, इंडक्टिव हुआ तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब बेसिक से डिराइव करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को। मैं कहता हूं भाई कि ये करंट I कितना होगा, ये I कितना होगा, VTH ओवर ZTH ठीक है, ये बना। अब मेरे भाई लोड में रियल पावर कितनी जाएगी, ठीक है, लोड में रियल पावर कितनी जाएगी, इतनी जाएगी, यानी मॉड VTH स्क्वायर RL। बेटा यहां जो है ना क्या नाम है तुम्हारा, सुमित, हम लोग यहां पे जो है डेरिवेटिव लोड के रिस्पेक्ट में लेते हैं, यानी हम क्या मान के चल रहे हैं, लोड को वेरिएबल। तो जो रिजल्ट यहां पे आप डिराइव करोगे उसका तो आंसर लोड को वेरिएबल मान के आया है, तो आप उस रिजल्ट को किसी और वेरिएबल के लिए थोड़ी यूज कर लोगे। बात अगर समझो मेरी, अगर मैं पूरे डेरिवेशन में लोड को वेरिएबल माना हुआ हूं तो जो आंसर आएगा वो वैलिड कब होगा, जब लोड वेरिएबल है। अगर मान लो वेरिएबल लोड की जगह ZTH हो गया तो क्या वो रिजल्ट अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि रिजल्ट की डेरिवेशन में ये एजम्पशन था कि लोड मस्ट बी वेरिएबल। तब आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो ZTH वेरिएबल है तो शुरू से पूरा डिराइव करो और इस बार डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करो, ZTH के। अभी मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, लोड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मेरा लोड क्या है, वेरिएबल है। तो यहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ऑब्जेक्टिव सुमित ये होता है कि लोड को वेरी करते करते ये पता लगाना कि लोड की कितनी वैल्यू पे आपके लोड को मैक्सिमम पावर पहुंचती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोड टू डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द लोड। अब देखो, टू मैक्सिमाइज PL, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, DPL by DRL is 0। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव,
ठीक है, माइनस अब की बार सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लिया है आरएल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ आया? अब इसको आपने जीरो कर दिया। अब जरा सिंप्लीफाई करें यार, वी टी एच स्क्वायर हटा दो, डिनोमिनेटर हटा दो, सिर्फ यही तो करोगे कि न्यूमरेटर जीरो हो। अगर ये पूरी वैल्यू जीरो है तो मीन्स कि न्यूमरेटर भी जीरो आएगा। तो आपने ना आर टी एच प्लस आर एल कॉमन ले लिया फर्स्ट और थर्ड टर्म में से, तो यहां बच गया आर टी एच प्लस आर एल माइनस 2RL, ठीक है, प्लस XTH प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई, आप पावर का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में ले लो, XL के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में ले लोगे भाई, XL के रेस्पेक्ट में। अगर XL के रेस्पेक्ट में लोगे, क्योंकि XL भी तो लोड का ही हिस्सा है, तो XL तो देखो बस डिनोमिनेटर में ही है आपके पास, तो डिनोमिनेटर में अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हो तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर डिनोमिनेटर का एक और डेरिवेटिव लगेगा चेन रूल के हिसाब से, ये बन गया भाई। तो यहां से रिलेशन ये आ गया कि XTH प्लस XL इज 0, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने दो डेरिवेटिव लिए हैं, एक RL के रेस्पेक्ट में, एक XL के, क्योंकि लोड के दोनों ही हिस्से हैं, RL भी लोड का ही पार्ट है और XL भी। एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट द लोड इज वेरिएबल, इट एक्चुअली इंप्लाइज कि RL और XL दोनों वेरिएबल हैं। अब भाई यहां से क्या कंडीशन निकली कि XL इक्वल टू माइनस XTH। पहली कंडीशन तो बच्चों ये आ गई हमारे पास, आ गई ना ये कंडीशन, XL इक्वल टू माइनस XTH। अब दूसरी चीज देखो, XTH प्लस XL अगर जीरो हो गया, XTH प्लस XL अगर जीरो हो गया, तो यहां बचा RTH प्लस RL, यहां बचा RTH माइनस RL। तो मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट कहता हूं, तो मैं कहता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट RTH प्लस RL प्लस सॉरी इनटू RTH माइनस RL इज जीरो। तो यहां से कंडीशन क्या आ गई, RL इक्वल टू RTH, ठीक है। ये बन गई। तो देखो आपके पास दो कंडीशन आ गई, जैसे डीसी में लोड में सिर्फ रेजिस्टेंस होता था RL, तो वहां सिर्फ कंडीशन आती थी RL इक्वल टू RTH। इस बार लोड में रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है, तो आपके पास दो कंडीशन आ रही हैं, एक रेजिस्टेंस के लिए आ रही है और मेरे भाई एक आपकी आ रही है रिएक्टेंस के लिए, ठीक है। एक रेजिस्टेंस के लिए आ रही है और एक आ रही है रिएक्टेंस के लिए, बिकॉज लोड कंटेन टू पैरामीटर्स, वन इज द रेजिस्टेंस, अदर इज द रिएक्टेंस। अब आप बात को यहां पे समझेंगे भाई, ZL होता है RL प्लस JXL विच इज RTH माइनस JXTH, ठीक है। RL प्लस JXL इक्वल टू RTH माइनस JXTH, ये बात क्लियर हुई। तो हम यहां पे ये कह देते हैं भाई कि ZL मस्ट बी इक्वल टू ZTH कॉन्जुगेट, ZL मस्ट बी इक्वल टू ZTH कॉन्जुगेट, ठीक है। ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास।
शशांक RL को नेगेटिव नहीं ले सकते ना, इट वोंट मेक एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब देखो यहां पे होते हैं अलग अलग केसेस, इसीलिए ये थ्योरम इतनी फेमस है, ठीक है। वरना क्या था, मैं आपको बोल देता सिंपल ही है, बट सिंपल नहीं है ना। केस वन है जनरल सोर्स एंड लोड, या जनरल सोर्स एंड जनरल लोड with ZL इक्वल टू वेरिएबल, ठीक है। अब बंधु यहां पे क्या होता है, बात को समझेंगे, यहां पे बात को समझेंगे। जनरल सोर्स एंड जनरल लोड विद ZL इक्वल टू वेरिएबल, जनरल का यहां पे मतलब क्या है, जनरल का मतलब है बेटा बोथ R एंड X टर्म्स इन इंपीडेंस। R और X दोनों आएंगे इंपीडेंस के अंदर। तो यहां पे देखो क्या होगा, कंडीशन ये होती है ZL इज इक्वल टू ZTH कॉन्जुगेट। ZL क्या आता है, ZTH का कॉन्जुगेट आता है। अगर ऐसा आ गया तो अब आप पावर निकालो। पावर के लिए आप क्या लिखोगे जी, करंट इक्वल टू VTH ओवर, देखते चलो, RTH प्लस RL प्लस J XTH प्लस XL। अब यहां पे इसका क्या मतलब है, ZL इक्वल टू ZTH कॉन्जुगेट, RL इज RTH, XL इज माइनस XTH। अगर XL माइनस XTH है और RL RTH है तो मुझे बताओ ये आ गया करंट, ये करंट आ गया भाई, VTH बाई 2 RTH, ये आ गया करंट। तो मैक्सिमम पावर मॉड I स्क्वायर RL VTH स्क्वायर बाय 4 RTH स्क्वायर इंटू RTH, RL क्योंकि RTH है ना। तो भाई देखो ये सेम एज DC आ गई, सेम एज DC केस। DC में यही तो आई थी, DC के अंदर यही तो आई थी ज्योत्सना, क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस का बेटा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, इसीलिए RL को माइनस RTH कहना गलत हो जाएगा। यहां पे हम नॉर्मल रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं, ऑसिलेटर्स वगैरह की बात थोड़ी कर रहे हैं जिनका डिफरेंशियल रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। वहां भी रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिफरेंशियल रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। डिफरेंशियल रेजिस्टेंस माने जो रेजिस्टेंस स्लोप से आता है। चलो अगर सिंपल V बाय I लोगे वो थोड़ी नेगेटिव आएगा। केस 2, ये वाला केस सबको समझ आया ना भाई, जल्दी से बताओ, ये वाला केस सबको समझ आ गया बढ़िया तरीके से, बोलो भाई ये वाला केस समझ आया। लोड में कैपेसिटिव टर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और अगर तुम ध्यान दो तो XL आया माइनस XTH, यानी लोड का रिएक्टेंस तो नेगेटिव आया एक तरह से। अगर थेवेनिन का रिएक्टेंस पॉजिटिव है तो लोड का नेगेटिव है, यानी अगर आपका सिस्टम इंडक्टिव है तो लोड कैसा होना चाहिए, कैपेसिटिव। समझ आया सुमित? अगर सोर्स आपका इंडक्टिव है यानी XTH पॉजिटिव है तो XL नेगेटिव आएगा, यानी कि अगर आपका सिस्टम इंडक्टिव है तो लोड कैपेसिटिव है। अब देखो केस 2, जनरल सोर्स एंड रेजिस्टिव लोड, ठीक है। रेजिस्टिव लोड यानी कि लोड में सिर्फ RL है, यहां पे हम क्या कह रहे हैं, लोड में सिर्फ RL है, ठीक है, यानी XL इज 0, XL इज 0। अब देखो जो आपने कंडीशन डिराइव की थी DPL बाई DXL, ये तो इनवैलिड हो गई, समझ रहे हो, ये तो इनवैलिड हो गई। DPL बाई DRL
ये जब आपने ज़ीरो किया था ना, तो आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी आई थी, RTH प्लस RL, RTH माइनस RL प्लस XTH प्लस XL होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो, ये कंडीशन आई थी ना, RTH प्लस RL, RTH माइनस RL प्लस XTH प्लस XL का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या होगा, ये बन गया। अब देखो कंडीशन बदल गई ना, कंडीशन बदल गई भाई। सॉरी, नॉट एक्सेल, एक्चुअली एक्सेल तो 0 है, गड़बड़ हो गई ना। देखो एक्सेल हमारा 0 है, तो यहां पे बन गया RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर, है ना, XTH स्क्वायर। तो यहां पे कंडीशन चेंज हो गई कि RL इक्वल टू मॉड ऑफ ZTH फॉर MPT। ठीक है, टू फाइंड P max। अब यहां P max का फॉर्मूला मत याद करना, ठीक है, क्या करो, फाइंड I। अब सर I कैसे निकलता है, अब ये भी मैं ही बताऊं क्या भाई, चलो फिर भी बता देता हूं, कोई बात नहीं। RTH प्लस RL प्लस J XTH, ठीक है, देन RL इक्वल टू मॉड ZTH, देन P max is mod I square RL, mod I square RL। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई। थैंक यू शरीक बेटा, आप ज्यादा से ज्यादा यार शेयर करो, अगर पुराने लेक्चर भी शेयर करते हो उस पे भी बच्चे देखते हैं, देन ऑल्सो इट इज हेल्पिंग आवर इनिशिएटिव, देन ऑल्सो इट इज हेल्पिंग आवर रेवोल्यूशन। ठीक है, ये मत सोचो कि लाइव आने से ही रेवोल्यूशन है, आप पुराने वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार। क्लियर हो गया ना। तो मैं इसीलिए यहां पे ना फॉर्मूला डिराइव नहीं कराता, करा भी दूंगा ना तो एक लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला आ जाएगा P max का। उसका क्या काम, हम अगर एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो RL की वैल्यू डाल देंगे ना। अरे MPT है, वो दिख N जैसा रहा है भाई, थोड़ा तो समझो यार, तुम लोग भावनाओं को नहीं समझते हो, सब तुम्हें लिखा हुआ चाहिए। अब केस 3 पे आते हैं। देखो ये जो केस 1 और 2 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे MPT के क्वेश्चन तो मैं आपको गारंटी दे दूं बेटा 90% सवालों में इससे अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। 90% क्वेश्चन में फर्स्ट 2 केसेस, तो केस 3 से पहले लिख लेना, द फर्स्ट 2 केसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस फॉर न्यूमेरिकल्स। द फर्स्ट 2 केसेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस फॉर न्यूमेरिकल्स। अब केस 3 पे आ जाओ, जनरल सोर्स एंड जनरल लोड, लेकिन बट विद RL वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ZL है तो दोनों का ही कॉम्बो, लेकिन RL वेरिएबल है और बेटा XL फिक्स है। ठीक है, XL आपका कांस्टेंट है। अब अगेन अगर आप देखें डेल PL बाय डेल XL, ये तो इनवैलिड हो गया क्योंकि XL तो फिक्स है। फिर डेल PL बाय डेल RL, ये क्या होगा भाई, ये क्या होगा डेल PL बाय डेल RL, ये अभी आपने निकाला था RTH प्लस RL
RTH माइनस RL प्लस XTH प्लस XL होल स्क्वायर इज 0। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अब की बार देखो ये आ गया, समझे, बची हुई सारी इंपीडेंस का सम, अगर RL हटा के बाकी की इंपीडेंस देखी जाए तो सबका मॉड, तो मैं क्या कह रहा हूं, RL इक्वल टू मॉड Z, Z इज टोटल इंपीडेंस एक्सक्लूडिंग RL, टोटल इंपीडेंस एक्सक्लूडिंग RL। फिर यहां पे देन अगेन आप क्या करोगे, टू कंप्यूट P मैक्स, अगर आपको मैक्सिमम पावर निकालनी ही है, टू कंप्यूट P मैक्स फाइंड करंट, देन P मैक्स इज मॉड I स्क्वायर RL। ठीक है, मॉड I स्क्वायर RL। ये चीज क्लियर हो गई भाई, ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, जल्दी बताओ। सान्यम बेटा तुम हो एग्रीकल्चर से, आजकल तुम बहुत एंजॉय कर रहे हो इलेक्ट्रिकल की क्लासेस, क्या चक्कर है, समझ आया यहां तक सब लोगों को, नोट किया भाई सभी लोगों ने यहां तक। तो देखो फॉर्मूला मैं रटने के लिए बोलूंगा ही नहीं P मैक्स का, आपको याद क्या करना है, एमपीटी के अंदर कंडीशंस याद करनी है, कंडीशन याद करनी तो पावर तो आप निकाल ही लोगे। चलो भाई आगे चलते हैं, केस 4, जनरल सोर्स एंड जनरल लोड with XL इक्वल टू वेरिएबल। ठीक है, जनरल सोर्स एंड जनरल लोड विद XL इक्वल टू वेरिएबल। नेगेटिव RTH बेटा आएगा तो नहीं, बहुत रेयर केस में आएगा, तो RL का भी RTH के बराबर होके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ऋषभ बेटा, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं कि यहां पे एमटेक या एमबीए में बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप आगे की लाइफ कैसी जीना चाहते हो। टेक्निकल क्विट करना चाहते हो, एमबीए इज द वे। टेक्निकल कंटिन्यू करना चाहते हो तो एमटेक इज द वे। ठीक है, तो ये सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन है, एमटेक में जाओ या बेटा एमबीए में जाओ, अच्छा करोगे कहीं भी तभी जॉब मिलनी है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी एवरेज रह करके आपको एक टॉप इंडस्ट्री उठा ले। टॉप इंडस्ट्री तब उठाएगी जब आप खुद को प्रूव करोगे लाइफ के किसी भी मुकाम पे पहुंच के। अब देखो भाई, यहां से डेल पी एल बाई डेल आर एल, ये तो इनवैलिड हो गया क्योंकि आर एल फिक्स है। और जब आपने डेल पी एल बाई डेल एक्सएल करके जीरो किया था तो यहां पे आपके पास कंडीशन क्या आई थी, तो एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्स टी एच, ये कंडीशन आई थी। अब यहां से बेटा करंट कितना आ जाता है, ठीक है। अब एक्सएल तो माइनस एक्स टी एच हो गया ना, तो ये हो गया। अब पी मैक्स क्या होगा, सिंपली मॉड आई स्क्वायर आर एल। समझ में आया? यहां पे एक्सएल वेरिएबल है, यहां पे एक्सएल वेरिएबल है। अब लास्ट केस जो होता है हमारा केस 5, केस 5 ना वही डीसी वाला है। क्या है डीसी वाला?
resistive source and resistive load with RL वेरिएबल। तो ये वाला केस तो बेटा सेम एज DC आ जाएगा। तो यहां पे आपका ZTH जो है दैट इज RTH, जो ZL है दैट इज RL। तो जो आपका डेल PL बाई डेल RL 0 आपने किया था ना, उसी कंडीशन का आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा RL इक्वल टू RTH। तो P max इज VTH स्क्वायर बाय 4 RTH। ये वाला केस DC वाला है एग्जैक्ट, जहां पे सिर्फ रेजिस्टेंसेस थे। DC में ऐसा ही था ना, वहां रिएक्टेंस होती ही नहीं थी, ठीक है, वहां पे रिएक्टेंस होती ही नहीं थी। तो बेटा ये वाला केस जो है ना, ये DC वाला केस आता है, ये वाला केस एकदम DC वाला आता है। समझ गए? अब यहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इतनी मान्यता क्यों दी जाती है? क्योंकि बेटा ये थ्योरम बहुत वाइड हो जाती है AC में आके। तो क्यों ना एक काम किया जाए, समराइज कर लिया जाए, ठीक है। लेट अस समराइज दिस। फर्स्ट केस ZL RL प्लस JXL, ZTH RTH प्लस JXTH and ZL is variable। तो यहां पे ZL क्या आता है, ZTH कॉन्जुगेट, और P max क्या आता है, VTH स्क्वायर बाय 4 RTH। ये तो पहला केस होता है। सेकेंड, अगर लोड रेजिस्टिव है ठीक है, और यहां P max कैसे निकालेंगे, इसको करंट का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तीसरा केस, समझ रहे हो ना, ये सारे केसेस हैं इस थ्योरम के, लेकिन यहां सिर्फ RL ही वेरिएबल है। तो यहां पे RL कितना आता है, बची हुई सारी इंपीडेंस का मॉड, RTH स्क्वायर ठीक है, और यहां P max इक्वल टू मॉड I स्क्वायर RL, ऐसे निकालोगे। फोर्थ, ZL इक्वल टू RL प्लस JXL, ZTH इक्वल टू RTH प्लस JXTH, XL इज वेरिएबल। तो XL की वैल्यू आती है माइनस XTH, और यहां पावर मैक्सिमम निकलती है यूजिंग मॉड I स्क्वायर RL, ठीक है। लास्ट केस, तो ये कंडीशन होती है, समझ में आ गया ना। फोर RTH, ठीक है। हाँ वो वैलिड होगी बेटा, वो वैलिड होगी। VTH बाई 2 वाली जो कंडीशन कह रहे हो ना अभिनव, मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के अंदर एक और चीज बताई थी
कि VL इज हाफ ऑफ द VTH, वो यहां भी लगती है। रेजिस्टिव सोर्स का मतलब ये है बेटा कि सोर्स की इंपीडेंस में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, उसमें कोई रिएक्टेंस नहीं है। ठीक है, अपना सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? अभी मई मिड चल रहा है, अगर हम बात करें, हाँ जून 3rd वीक तक, मे बी जून 3rd वीक तक ऐसा टारगेट कर सकते हो। जून 15-20 तारीख तक हो जाना चाहिए। 80 लेक्चर्स का मैं सोच रहा हूँ, 80 to 85 लेक्चर देखो लगेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखो यार। बट आपका जो कोर्स होगा ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा होगा। करो एक बार। द वैल्यू ऑफ ZL फॉर मैक्सिमम पावर, बनाओ जल्दी से। ZL की वैल्यू पूछ रहा है, पावर वगैरह नहीं पूछ रहा है, सिर्फ वैल्यू ZL की पूछ रहा है, यानी कंडीशन। और आज भाई क्रिएट्रिक्स चैनल पे मैटलैब की वीडियो आई थी, वो देख लेना, बोर्डे प्लॉट समझाया है। एक और वीडियो में भी आज ही आ जाए आप लोगों के लिए, दैट इज फॉर गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। ठीक है, तो मैटलैब में कंट्रोल सिस्टम हमारा पूरा होने वाला है, फिर शायद सिग्नल या कोई और इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे, है ना। बट डोंट वरी, आप लोगों के लिए बहुत चीजें आती रहेंगी। हर्षित पहले कब पढ़े थे बेटा नेटवर्क, और कहां से पढ़े थे? बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर बोलो भाई। नमन कह रहे हैं ए, बाकी लोगों का क्या कहना है? क्या सब लोग नमन से अग्री करते हैं कि डिसअग्री कर रहे हैं? बोलो भाई ए। चलो देख लेते हैं यार। देखो ZL आना चाहिए ZTH कॉन्जुगेट। ZTH क्या होगा? ZTH इज थेवेनिन इंपीडेंस, थेवेनिन इंपीडेंस। और देखो कल सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब अपना जो है ना AC का बेसिक पूरा हो चुका है, AC का पूरा बेसिक हो चुका है, तो सब चीजों पे मिला के क्वेश्चन कराऊंगा। तो यानी ओपन करोगे ZL को, शॉर्ट करोगे सोर्स को, ठीक है, शॉर्ट कर दिया सोर्स को, तो ZTH क्या हो गया? 10 एंगल -53। और ये भी देखो मैंने आपको बताया है 10 एंगल -53, ये क्या होता है? cos 53 इज 6 -j8। लो भाई ये तो बहुत ही इजी हो गया, 6 हो गया, सॉरी नॉट प्लस, यहां पैरेलल लिखना था, पैरेलल, ठीक है, इंटू J8 बाय 6 -j8 प्लस J8, यानी 6 से डिवाइड होगा। अब ये कितना हो गया? J48 -64, 64 प्लस J48 बाय 6, 10.6, 36, 40, 10.66 प्लस J8। बट देखो मैक्सिमम बच्चे यही गलती करेंगे जो अभी मैं करने जा रहा था, कि भाई कॉन्जुगेट लेना भूल जाते हैं। क्या होता है कि एक्साइटमेंट में जब हमारे पास ZTH आ जाता है, ठीक है, ZTH आ जाता है, तो बेटा वहां पे हम लोग ZL में कॉन्जुगेट लेना भूल जाते हैं, ZL में हम कॉन्जुगेट लेना भूल जाते हैं। क्लियर हुआ? ये गलती ध्यान रखना। तो इसके नीचे लिख भी लेना, रिमेंबर टू टेक कॉन्जुगेट, रिमेंबर टू टेक कॉन्जुगेट आफ्टर फाइंडिंग ZTH, आफ्टर फाइंडिंग ZTH। संयम बेटा अभी तक तो एग्रीकल्चर के लिए नहीं है कोचिंग फिलहाल तो, बल्कि केमिकल भी हमने इस ईयर ऐड किया है। मेन चीज क्या होती है ना यार, देखो टीचर्स को लाया तो जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस चीज की डिमांड भी होनी चाहिए ना बच्चों में। बच्चों में डिमांड है तो टीचर्स आ सकते हैं, और अगर क्राउड ही कम है तो टीचर कैसे आएंगे? इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा? अभी तो नितिन AC में बच रहा है पार्ट, AC का बेसिक पूरा हुआ है बेटा। अब इसके बाद मैं AC के अंदर रेजोनेंस भी कराऊंगा, अभी डुअलिटी इन नेटवर्क बचा है, अभी AC ट्रांजिएंट बचा है,
लोकस डायग्राम बचा है, पैसिव फिल्टर बचा है। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि नेक्स्ट लेक्चर अपना क्वेश्चन का लगाया हुआ है मैंने, या फिर मैंने नेक्स्ट लेक्चर आपका पैसिव फिल्टर का लगाया हुआ है, कुछ तो है। कल या तो पैसिव फिल्टर होगा या फिर इसके क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के सेशन हैं, लेकिन कौन से लेक्चर के बाद है ये मुझे देखना पड़ेगा। रुको मैं बता देता हूं तुम लोगों को, थोड़ा सा आगे वाला प्लान बता देता हूं, है ना, तुम लोगों को भी आइडिया लग जाएगा। लेट मी चेक। तो क्या तारीख है आज अपनी? आज है 18 मई। हाँ, अभी पहले ना प्रैक्टिस सेशन लगे हुए हैं, पहले कल और परसों प्रैक्टिस रहेंगे। पहले क्वेश्चन में ZL, देखो ZL वेरिएबल देने की जरूरत ही नहीं, उसने ZL ही निकलवाया है सुमित। यानी ZL अगर अननोन है तो दैट इज द वैल्यू दैट इज वेरिएबल। हमें ये तो बताना है ZL की किस वैल्यू पे, यानी ZL को वैरी करते जाएं तो किस वैल्यू पे जाके मैक्सिमम पावर हमें मिलने वाला है। अब R पूछा है यार, R के लिए क्या होता है? R का कंडीशन होता है फॉर रेजिस्टिव लोड। ये कौन सा केस है अपना? केस नंबर 2। मैंने बताया ना केस 1 और 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या करोगे आप? यहां पे आप शॉर्ट कर दोगे वोल्टेज सोर्स को, शॉर्ट वोल्टेज सोर्स एंड ओपन करंट सोर्स। तो क्या होगा? देखो मैं बताता हूं क्या होगा, डायरेक्ट लिख दूं भाई, ZTH J2 पैरेलल विद 2 प्लस माइनस J4 एंटायर थिंग। और देखो ये करंट सोर्स ओपन हो गया तो 6 ओम तो उड़ गया। दिस बिकम्स यूजलेस जब करंट सोर्स ओपन होता है। सोच के देखो ना, करंट सोर्स अगर हटा दिया तो ये किस काम का बचा? ये तो गायब। अब ये हुआ ठीक है। अब ये हुआ J8 J माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1। अब R इक्वल टू मॉड ZTH इज इक्वल टू √10 3.162 ओम। ठीक है, ये आ गया 3.162 ओम। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले मुझे आंसर दिया है फैजल ने करेक्ट, उसके बाद दिया है नमन ने, देन हर्षित। ठीक है, अभिनव बेटा डिलीट क्यों करते हो आंसर? गलत है, ठीक है, होती है गलती। ऐसे गलतियां बेटा एक्चुअल एग्जाम में डिलीट नहीं होंगी ना, यहां तो अपना मन संतुष्ट कर लोगे। जिंदगी में एग्जाम में कहां से गलतियां डिलीट करोगे? जो हो गया सो हो गया, जाने दो, आगे बढ़ो। ये ऊपर वाला 50 है, तुम्हें मेरी राइटिंग में ना 60 लगेगा, फिर बोलोगे सर 60 दिया था। ठीक है, चलो क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ लोड इंपिडेंस, कितना लोड इंपिडेंस लगाना है फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। सोनू, कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि यार देखना पड़ता है सब्जेक्ट को, और कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जैसे अब नेटवर्क है, नेटवर्क में मे बी ग्राफ थ्योरी वगैरह में मुझे थोड़ा देखना पड़े, क्योंकि ग्राफ थ्योरी वगैरह में जो टर्म्स होती है ना, टर्म्स याद रहनी चाहिए, और उसके क्वेश्चन बहुत रेयर दिखते हैं। लेकिन जो ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे अब AC एनालिसिस है, इसमें क्या देखना, इतना प्रोमिनेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिकल के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में यूज हो रहा है, तो ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से बने रहते हैं मेरे। लेकिन क्या होता है जब कोई ऐसा टॉपिक आता है जैसे जो कि बहुत रेयरली जिसका क्वेश्चन आता है या बहुत रेयर वो पढ़ाया जाता है, तो डेफिनेटली उसको एक बार देखना पड़ता है।
बताऊंगा यार, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो शशांक, करेंगे उसको भी डिस्क्लोज, थोड़ा माहौल बनने दो यार। बताओ भाई क्या आएगा। टिप्स फॉर डिवीजन, मेरे ख्याल से तुम रिवीजन पूछना चाह रहे हो। रिवीजन देखो बेटा, नेटवर्क जैसे सब्जेक्ट की खास करके ना आपको क्वेश्चन से करनी चाहिए। यानी जैसे मान लो मुझे नेटवर्क बेसिक को रिवाइज करना है, तो उसके क्वेश्चन लेके बैठ जाओ। या फिर एक काम करो, अभी पढ़ते पढ़ते साथ साथ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते चलो, कि जो जो चीज़ें याद रखने वाली हैं शॉर्ट नोट से रिवाइज करके क्वेश्चन कर लेना। तो बेस्ट तरीका रिवीजन का यही होता है, शॉर्ट नोट्स प्लस प्रैक्टिस, है ना। और इसके लिए क्या कर सकते हो, संडे को तो हम लोग यूट्यूब पे भी कोई खास रेगुलर क्लास लगाते नहीं है, तो संडे को रिवाइज कर लिया करो। देखें भाई, अब यहां पे ZL वेरिएबल है, जब ही तो उसकी वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, फॉर ZTH शॉर्ट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों यहां पे कैसे निकालोगे आप लोग इसका ZTH, एक तो तरीका स्टार डेल्टा है। क्या स्टार डेल्टा लगाया जाए, लगा तो सकते हो। इस वाले में लगाएं कि ऊपर लगाएं, इस वाले में लगाते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। चलो इस वाले में लगाते हैं, स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा से ही कर रहे हो ना भाई, है ना। अब यहां पे एक चीज देखो कि स्टार डेल्टा से अगर करते हो, इसको मैंने बोला Z1 Z2 एंड Z3। अब ये Z1 क्या है, 50, अब Z2 जो आएगा वो भी सेम आएगा, 50 माइनस J100। Z3 जो आएगा वो माइनस J50 से डिवाइड होगा, तो ऊपर जाके प्लस J से ये, ठीक है, 100 प्लस J50। तो ये वैल्यूज आ रही हैं। अब Z3 वाला J50 के पैरेलल में चला गया, Z1 वाला 50 के पैरेलल में चला गया। देखो ऐसा हो जाएगा नेटवर्क। Z3 Z1 Z2, ठीक है।
50 J50। यही हो रहा है ना कि कोई और आसान तरीका बन रहा है? कोई आसान तरीका बन रहा है क्या? बताओ। नहीं बन रहा? तुम लोग जो है ना उम्मीद ही छोड़ चुके हो सवाल में। 50 - J100 इन पैरेलल विथ 50। तो देखो ये कितना होगा, 2500, 5000, नीचे से 100 आया, 25 - J50, पच्चीस और माइनस माइनस प्लस 75, - J25। यही बन रहा है भाई। अब Z3 पैरेलल J50, क्या कह रहे हो भाई? बैलेंस सर्किट। देखें एक बार, मैं भी सोच तो यही रहा था कि यहां कहीं ना कहीं बैलेंसिंग आ रही होगी। एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है। मेरे ख्याल से बैलेंस सर्किट होगा ना। देखो इजी तरीका ये होगा, मैं ना टर्मिनल्स को मार्क करता हूं, A B। देखो A से 50 निकल रहा है एक तो, और दूसरा A से निकल रहा है J50। अब 50 और J50 जहां पहुंच रहे हैं इनके बीच में है 50। अब ये 50 जहां खत्म हो रहा है, 50 जहां J50 से जुड़ रहा है वहां एक और 50, और ये वाला टर्मिनल आ गया B। अब 50 जहां 50 से जुड़ रहा है वहां पे -J50। हाँ देखो ये इजी रहेगा, वरना काफी लंबा हो जाएगा। अब ये सिस्टम बैलेंस्ड है, अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो आप क्या कर सकते हो ना, कई बार देखो ये ब्रिज पहचानना टफ होता है, इसको हटा दो, पैरेलल 50 + J50, यानी दोनों कॉन्जुगेट हैं बेसिकली। तो 2500 + 2500 / 100, यानी 50। तो इसका कॉन्जुगेट भी यही होगा भाई, 50 C है ना, C। ये समझ आया? नेगेटिव साइन से बैलेंसिंग में चेंज क्यों नहीं होता? कहां होगा नेगेटिव साइन? देखो जरा, 50 / J50 यानी क्या हुआ, 1/J, -J50 / 50 -J, 1/J और -J तो बराबर है। नहीं तो ऐसे कर लो, 50 50 2500, J50 - J50 अगेन 2500, फिर भी सेम आ रहा है।